इस चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल में घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है बिना लहसुन प्याज। देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी, हम लोग बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। इसमें हंसने की क्या बात है। संयोग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है। जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे वो फिर बीजेपी में आ गए। और बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वो अंदर का हो गया। एक बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? आपकी है, केंद्र सरकार की है? जिनका ऐसा नाम कह रहे कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग, 63% हिंदुओं का नाम कटा है। तब दीदी दरिंदों के साथ खड़ी थी, अब भरो हुंकार, এই बारी पाल्टानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार। बंगाल का हवा बहुत अच्छा है, मतलब बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव है। अरे मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हमको और कुछ दिखाई नहीं सुनाई नहीं दे रहा है ना भाई। एक चीज चुनाव में कॉमन हो गई है कि हम न्यूज़ पिंच जो है चुनाव कवर करने आता है, और जब चुनाव कवर करने आते हैं तो मनोज जी हमसे टकरा जाते हैं, हम ज़रूर इनको मिल जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और आप देश में प्रदेश में कहीं भी चुनाव होता है तो इनको देखेंगे, खास करके जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं। अभी इनको सिर्फ जो है, मैं पूछ रहा हूँ मौसम कैसा है, तो कह रहे हैं हवा जो है भाजपा के पक्ष में नजर आ रही है। अभी हमें और हम क्या, हम मौसम जब बोले तो हम अपना मौसम देख रहे हैं। हाँ, हमारे पास क्या है ना कि मैं बहुत रिलीजियसली प्रचार में जाता हूँ, मैं बिना फोकस हुए कोई काम कर नहीं सकता। तो আমার তো এখানে বাড়ি আছে, আমি এখানে চাকরি করছিলাম, আমার অনেক ক্লোজ রিলেশন আছে পশ্চিম बंगाल। गजब बंगाली सीखे हैं आप बड़ी जल्दी। नहीं, जल्दी नहीं, मैं 92 से वेस्ट बंगाल में हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे जीवन का पहला गाना मैं यहाँ प्रसाद स्टूडियो में गाया। हमारे प्रसाद दा आज भी, मैं उन्होंने जो वॉइस बनाया वो मनोज तिवारी को स्टार बना दिया। पहला गाना आपने यहाँ बंगाल में शूट किया? पहला गाना बंगाल में, कोलकाता में। एक अंजलि स्टूडियो था, वो भी याद है। तो वहाँ पे हमारे सब बुलू दा वगैरह जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो सब याद है। और जो दूसरा गाना हमने रिकॉर्ड किया वो प्रसाद स्टूडियो में, तो प्रसाद स्टूडियो वाला सुपरहिट हो गया। कौन सा गाना था? वो माता का गीत, निबिया के दाढ़ी मैया डाले ली झुलुआ हो के झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया। मेरी माँ ने जो गाना सजेस्ट किया वो ये गाना था। और मैं तो पहले तो हम लोग बहुत भोजपुरी रैप गाने की कोशिश करते थे। तो बंगाल से आपका बचपन का नाता है? अब उसको बचपन तो नहीं कहेंगे, जवानी का। जवानी का। हाँ, क्योंकि मैं 92 में मैं 21-22 साल का था, मैं 71 बोर्न हूँ। तो उस समय तो आप समझ लीजिए बस दुनिया देखने जा रहे थे। और तब तो आदमी कलकत्ता ही आता था उस समय में। हाँ, वो एक जो आप इशारा कर रहे हैं कलकत्ता आता था ना, वो क्या है, बिहार से कलकत्ता बहुत नज़दीक रहा है और बड़ी जगह है जहाँ पे सबको काम मिल जाता था। आर्थिक देश की राजधानी हुआ करता था एक टाइम पे। देश की राजधानी हुआ करता था, वो भी समय याद है। और फिर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके लिए तो कलकत्ता, मतलब जिस प्रकार से लोग अब मुंबई और दिल्ली जाने लगे, बंगलोर जाने लगे, तब कलकत्ता आते थे। अरे तो गाना भी तो भोजपुरी में कि लागल धक्का बलम कलकत्ता कैसे। हाँ, नहीं, बहुत सारे गाने हैं। वो एक बहुत फेमस गाना था कि
अरे लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुँच गए हो। ये बहुत सारे, और उससे भी बाहर जाएंगे ना तो आपको याद कराता हूँ मैं, आज से 250 साल पहले का गाना कि कलकत्ता से छूटल जहाज, भंवर जरा धीरे बहू, लहर तनी धीरे बहू, जाए के बड़ी दूर डगरिया, ओह पर उफनत सागर लहरिया, कैसे के जायो पार। आज भी मॉरिशस जाइएगा, सुरीनाम जाइएगा तो ये गाना आपको अभिनव बाबू सुनने को मिलेगा। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ, जब लोग अंग्रेजों के समय में पानी के जहाज से लोग सुरीनाम, पहले मॉरिशस उतरे, सुरीनाम उतरे, आज भी वहाँ प्रवासी घाट है, मैं सब घूम के आया हूँ। अच्छा। उसका भी जो ओरिजिन था वो कलकत्ता था। बिहार से लोग गया तो, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गया तो कलकत्ता से ही जाता था। तो कलकत्ता तो हमारी संस्कृति में मतलब हम लोग के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके भाई बिहार तो बाद में आया ना, पहले बंगाल में ही थे हम लोग। हाँ हाँ, आप ही के एक बिहार के व्यक्ति हैं सतीश रे, वो कहते हैं दिल्ली कहाँ है, बोले बिहार में है। बोले बिहार का आदमी हर जगह है। इस तरीके से मजे लेते एक आर्टिस्ट हैं। खैर, तो आप जो है, मैं वीडियो देख रहा था तो एकदम बाजा फाड़े हुए हैं, एकदम रोड शो पे रोड शो कितना कर दिए। नहीं, वो सब जो वो नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास जीता है उसका प्रदर्शन है। मैं खुद हैरान हूं कि हमारे रोड शो में अगर सोच लीजिए 25,000, 26,000, 28,000 लोग आ जाएं, हमारा रोड शो खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब पहले तो होता है कि अरे वाह भाई, कोई स्टार प्रचारक, उसको जब जाएगा सड़क पे और उसको बहुत सारी भीड़ मिल जाए तो उसका पहले मन क्या होगा, हाँ अरे आज तो बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, फोटो बनेगा। लेकिन इतना हो जाए कि थोड़ी देर बाद जल्दी खत्म करो यार, अब घर चलना है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और जहाँ खत्म होने की बात है वहाँ तो मान पता चला कि 10,000 लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। तो पिछले और इस चुनाव में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, मैं 2021 के चुनाव में भी यहाँ था और 2021 के 6 साल पहले भी यहाँ था। अच्छा। हाँ, वो चुनाव में मैं प्रचार में था। तो वो 17 था शायद, 17 या 18, 16 जी 16, तो मैं सांसद बन चुका था। हाँ, आप सांसद बन चुके थे। तो उस चुनाव में तो ममता दीदी का शायद 5 साल पूरा हुआ था। हाँ। तो ममता दीदी बड़ी आशा के साथ, बड़ी माँ, माटी, मानूस सब आया था। तो थोड़ा सा उसमें हम लोग के लिए निराशाजनक था। मतलब ये लगता था कि यार झूठे प्रचार कर रहे हैं, क्या मतलब। उस समय ऐसा कहते थे कि भाजपा का झंडा उठाने वाला आदमी नहीं। हाँ, कोई नहीं था। 3 ही तो सांसद विधायक बने थे आपके। और टीएमसी के लिए भी भाजपा को इशू नहीं था। हाँ। भाजपा इशू बनी है 2021 में। 2021 में ममता दीदी का जो साम्राज्य था वो हिलने लगा था। उनके बारे में तमाम उनके अत्याचार, उनके भाईपो है ना कोई, उनका अभिषेक बनर्जी के कारनामे, भ्रष्टाचार, ये सब आने लगा था। तो 2021 में हम लोगों को आशा थी, हम लोगों को, बीजेपी को। लेकिन जो हमें तो अनेक पुरानो मैंने बंगाल वासिया बोल सकते हैं, तो हमारे जो रिलेशन थे ना वो बोलते थे किचु होबे ना। हम लोग बोलते नहीं, होने होगा यार, बहुत अच्छा चल रहा है सब ऐसे। तो हम लोगों का जो विश्वास था उसके आधार पे और लोकल लोगों की आवाज़ के आधार पे हमको 77 आया। हालांकि हम उससे ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे। मगर इस बार सब चेंज है। इस बार वो लोग भी बोलते हैं बीजेपी आसबे, और कुछ लोग तो बोलते हैं आज़ाद करा लो पश्चिम बंगाल को। ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल को मुक्त करा दो।
किससे, अब वो शब्द आप खुद सोच सकते हैं। नहीं, ये तो फिर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या इशू आपको लग रहा है कि आज़ादी करानी है? बंगाल तो भारत का ही है और भारत के लोग यहाँ रहते हैं और बहुत घुल मिल के रहते हैं। भारत के लोग रहते हैं, लेकिन जो सरकार ममता दीदी की, वो यहाँ के लोगों को अब नहीं समझती कि यहाँ उनको बाहरी कह रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वो अंदर का हो गया। एक बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? आपकी है, केंद्र सरकार की है? आप एक दिन बॉर्डर देख के आइए। मैं गया हूँ, तो कई जगह तो बॉर्डर ही नहीं है, बहुत वो तो बैरन लैंड है। और हाँ, तो अभी तो पिलर्स अभी लगे हुए हैं छोटे छोटे। वही तो हमारी पूरी हमारी चिंता, हमारा चुनौती वही है कि जहाँ पे बॉर्डर नहीं है, नदी से लोग आ जाते हैं, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाड़ भी नहीं लगा सकते, तार भी नहीं लगा सकते, फिर जिम्मेदारी आती है स्टेट की। अभिनव बाबू, ठीक है, कोई ना कोई आएगा ना, आएगा तो उसका, अगर वो बीएसएफ की नज़र से बच गया तो फिर पुलिस की नज़र में आएगा। वो पुलिस उसके लिए रोकने वाला बनने की जगह उसको पास देने वाला बन गया। तमाम हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल कोई रहता ही नहीं है। तो वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो एक दरवाज़ा खोला ना, पूरे भारत के लिए खतरा पैदा किया है, नॉट ओनली फॉर वेस्ट बंगाल। आज अगर दिल्ली में बहन बेटियों की सुरक्षा को खतरा हो रहा है इलीगल घुसपैठियों से, तो ड्यू टू पश्चिम बंगाल। आप और जगह चले जाइए, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, ये यहाँ से आ करके और उनको यहाँ वही शुरू होता है अपने वोट बैंक। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि ये वोट बैंक अच्छा, है। एक बात बताइए, आपने कहा कि दिल्ली यहाँ से घुस जाते हैं, यहाँ से बच जाते हैं, तो वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आप छत्तीसगढ़ बता, तो वहाँ तो आपकी सरकार है, तो वहाँ से पकड़ लीजिए आप लोग। तो पकड़ रहे हैं, चिन्हित भी कर रहे हैं, उनको भेज भी रहे हैं, मगर एक सिस्टम वो जाने के बाद भेजे? मुझे लगता है कि मैं दिल्ली जिस एरिया का सांसद हूँ, मैं पुलिस कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। अभिनव बाबू, हमारे डेटा में कम से कम नहीं तो 8,000 लोगों को ले जाके भेजा गया, और जब तक पुलिस वापस पहुंची उसके पहले पहुंच चुके हैं वो। फिर भी ये सफलता है दिल्ली की कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस एरिया में रहते हैं। और कब तक आप लोग भेज देंगे? हम तो उनको भेजने का पूरा इंतजाम किए हुए हैं, बिना हार्म किए हुए उनको भेजेंगे। उनको हम कोई मारने पीटने वाले या उनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगी, मगर उनको उनके देश भेज रहे हैं। लगातार हमारे गृह मंत्री जी का भी प्रयास इसमें बहुत बड़ा है, मगर जो दरवाज़ा है जहाँ से खुला पानी आ जाता है, वहाँ से जो खुले घुसपैठी आ रहे हैं, उसको बंद करने का बहुत बड़ा उपाय है पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार जो इलीगल घुसपैठियों के विरोधी हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो एसआईआर हुआ जिसमें जिन लोगों के नाम कटे, उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उनको तो बहुत बड़ी क्रांति देख रहा हूँ कि ये कार्य चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा किया है। भाई, इस देश के संविधान में लिखा है कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे यहाँ वोट नहीं डाल सकता। वो किन्हीं परिस्थितियों में रह सकता है, शरणार्थी बन के रह सकता नहीं, है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनका एसआईआर में नाम कटा है वो दूसरे देश के लोग हैं? मैक्सिमम वही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसे मान ली 2 जगह वोट है। अगर आप हम कह रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका एसआईआर नाम कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग हैं। मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग हैं। 63% हिंदुओं का नाम कटा है, और खास करके नदिया के इलाकों में, और खास करके साउथ परगना में जहाँ मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में, मैं वहाँ गया हूँ, उनके नाम कटे और वो बहुत आहत हैं। जो लोग सीए आने पे खुश हो रहे थे, वो एसआईआर से दुखी हैं। आपको नहीं लगता कि ये नुकसान करेगा? नहीं,
उनका नाम कट ही नहीं सकता। वो इस देश में कहीं ना कहीं वोटर होंगे, या तो हो सकता है वहां नहीं कटवाया हो। भाई अगर मनोज तिवारी ही चाहे कि हमारा गांव है बिहार में, प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जो बंगाल में लोग नौकरी करते हैं उनके नाम कट गए, कुछ लोगों के। उनका नहीं, बंगाल में नौकरी करते हैं जो रहने वाले वहां के हैं। बंगाल में ही नौकरी करते हैं, रहने वाले भी बंगाल के हैं। हाँ, तो एक बात समझिए आप कि मैं रहने वाला बिहार के कैमूर जिले का हूँ, और मैं बहुत दिनों से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बना लिया बनारस। तो या तो बनारस में वोटर रहेंगे या तो अपने गांव में वोटर रहेंगे, ये तो समझना पड़ेगा। देखिए, ना, मैं आपको बताऊं, जैसे एक परिवार है, उसमें 6 लोग हैं। हाँ। अब माता का नाम नहीं है, बेटे का नाम है, भाई का नाम नहीं है, बहू का नाम है। हाँ, ये हो सकता है। मेरे गांव में हमारी माँ का वोट मेरे गांव में है, मगर मेरा वोट अब दिल्ली में है। इनका तो ये सब लोग, पूरी फैमिली यही रह रही ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों को हो सकता है वो समय से न करा पाए, उनको समय तो बहुत दिया। देखो, एक मैं बड़ी विनम्रता से आपके कैमरे पे बोलना चाहता हूँ कि वोट आपका बहुत बड़ा अधिकार है, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करके 2 दिन लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी हो जाता है, तो जो कराएगा नहीं उस पे कुछ समय के लिए संकट आ सकता है, क्योंकि फिर जब वो लिख के देंगे, जांच होगी, फिर आ जाएगा। आज ये बात लोग समझे हैं, तभी 92% वोटिंग हो रही है। अभिनव जी, आपको लगता है ये आपको फायदा देने जा रहा है? यस। एक बात बताइए, चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता, बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है, बिना लहसुन प्याज की। नहीं, देखिए, तो मेरे लिए भी चला रखा है। हाँ, आपके लिए भी चल रहा है। मेरे लिए भी चलाया है। आप खाते हैं मछली? नहीं, मैं मछली नहीं खाता। अच्छा, लेकिन मैं मछली खाने वालों का विरोध भी नहीं करता। ठीक है। अब क्या है, देखो, ये देश का अलग अलग बोली, भाषा, खान पान, इसको हम नहीं समझेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल होगा। पश्चिम बंगाल का वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो मछली खाते हैं। हमारे बिहार के मैथिली, हाँ। जो हमारे ब्राह्मण समाज हैं, वो तो रिलीजियसली मछली खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। तो हम नहीं खाते तो उनको हम विरोध नहीं कर सकते। तो इशू ये है, क्यों खाना पड़ा। देखो, हम तो खाए नहीं है, लेकिन हम मछली के पक्ष में बातें कर रहे हैं, बहुत खुलेआम कर रहे हैं। आपके उस पे जो देखेंगे, कृपया कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि मछली मुद्दा बन गया है कोलकाता में। अच्छा। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद करा देगी। ये बहुत बड़ा साजिश किया उन्होंने। हमें उस साजिश को तोड़ने के लिए उस पर खुल के बोलना पड़ा। रवि किशन जी तो कह रहे हैं कि हम जो है बिहार से, यूपी से मछली भर भर के लाएंगे, तालाब में अलग अलग रकम की मछलियां डलवा देंगे। नहीं, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी मछली, बहुत अच्छी अच्छी मछलियां हैं। अभिनव, वो रवि किशन की भावना का सम्मान करना चाहिए सभी को। हम भी करते हैं, लेकिन लाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं जो है दुनिया आती है यहाँ की मछली को, उसका सेवन करने। नहीं, तो इसीलिए तो लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रडिक्टी है ना, कि बाकी स्टेट में है। जैसे देखिए, इसमें कोई दो, असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब लोग मछली खा रहे हैं, कोई थोड़ी रोक दे रहा है। असम में बीजेपी के, गोवा में है, हाँ। गोवा में बीफ भी खाते हैं लोग, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ये परसेप्शन आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है मांसाहार का विरोध करते हैं और बाकी राज्यों में करते हैं। यहाँ मजबूरन चुनाव के लिए आपको मछली यहाँ का खान पान में है। तो अब अनुराग ठाकुर का जो वीडियो आया उस पर आप बताइए। नहीं, देखिए, एक तो क्या है, हम गौ रक्षक हैं, गाय माता को पूजा करते हैं। उसके अलावे जिसको जो खाना है, पहनना है, इसकी बीजेपी विरोध नहीं करती। तो जो नेता आपके घूम घूम के दुकान बंद कराते थे वो गलत करते थे? नहीं, किस चीज का दुकान बंद कराते थे? मैंने देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू, देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। हम लोग बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं।
हम लोग मीट मटन की दुकान वहाँ पे कहीं बंद कराते हुए सुने होंगे जो इलीगल किसी ने खोल लिया है, तो भी लाइसेंस के साथ बिक्री होनी चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जहाँ लोग रह रहे हैं और जिनको नहीं पसंद है और वहीं आप जाके खोल दीजिए। अच्छा, दिल्ली का जिक्र हुआ अचानक से, तो मेरे दिमाग में आया कि हम सारे पत्रकार बंगाल में बैठे हैं और सबकी नज़र बंगाल में है। ये है कि खेला होबे कि परिवर्तन होबे, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और आप लोगों ने खेला कर दिया दिल्ली में, बिना चुनाव के 7 सांसद आपके राज्यसभा में बढ़ गए। वो तो देखिए, उस सांसद अपनी पार्टी में अगर पार्टी का एक बड़ा धड़ा अपने नेतृत्व से नाराज है और वो दूसरी पार्टी ही बना लेता है, तो ये तो संविधान का पालन कर रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट मैं आम जनता के नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं मतलब एक नॉर्मल वोटर की तरह सोच रहा हूँ कि आप लोग जो है इनफाइटिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं जब अलग अलग पार्टियों में होते हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है, और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। देखो, इसमें हंसने की क्या बात है। आपका जवाब जो है इतना अद्भुत रहता है। अरे भाई, उनको एक आदमी कह रहा है मनोज तिवारी तुम गलत आदमी हो, तुम गलत आदमी हो। मैंने कहा मैं सही हूँ अपने रास्ते पे। एक दिन वो आए, कहता है गलती हो गई, आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो आओ गले मिल लेते हैं। आपकी विचारधारा बदल गई हमारे प्रति, तो आप हमारे मित्र हैं, हमारी विचारधारा में आ गए। हम थोड़ी किसी की विचारधारा में जा रहे हैं। इसीलिए तो आप लोग के ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो भी आता है उसको क्लीन कर देते हैं। नहीं, एक बात आप जान लीजिए अभिनव जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर किसी पे कोई केस है, कोई मुकदमा है, और वो सांसद है, विधायक है या पार्षद है, और वो कहता है कि हम सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, तो बीजेपी उसको ले सकती है, लेकिन उसका मुकदमा नहीं खत्म होगा। मुकदमा उसको लड़ना पड़ेगा, उसको अपने बरी होने तक प्रयास खुद करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, ये संयोग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है? जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे, वो फिर बीजेपी में आ गए। अब आप कहेंगे कि मुकदमा चलेगा, लेकिन आम जनता को तो ये लगेगा ना कि अब तो ये सत्ताधारी दल के साथ बैठ गए, तो इनकी पैरवी तो जो है मजबूती से हो जाएगी। देखिए, वो राज्यसभा सांसद हैं, हमें राज्यसभा में लोगों की जरूरत है। उनके ऊपर एक केस चल रहा है, चलेगा, जांच कल भी। हमारे पार्टी के अंदर भी, हमारे पार्टी के भी कई लोग हैं जिन पे केस चल रहा है, पार्टी के हैं, केस चल रहा है, उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। और फिर क्या ना, देखिए, कानून का पालन होना चाहिए। कोई बीजेपी ज्वाइन करता है, बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि कोई आया जैसे लोग कहते हैं। बीजेपी बहुत ही कानून का पालन करते हुए और मर्यादा के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, कोई अपनी पार्टी बना करके हमको हमारे में विलय करना चाहता है, तो ये तो बहुत, बट मैं देखता हूँ कितना बदलाव है राजनीति में, पत्रकार के नाते भी, कि आप जब दिल्ली के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और आप केजरीवाल सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज कोई दिखती थी सड़क पे लड़ती भिड़ती, तो आप रहते थे। आज भी है, रहते थे ना आप। वही केजरीवाल, वही सिसोदिया, वही राघव चड्ढा, ये आपके निशाने पे रहते थे। अब मैं देखूंगा कि एक फ्रेम में मनोज तिवारी और एक ही जगह पे जो है राघव चड्ढा दिखेंगे। संजोग से राघव चड्ढा से मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी। देखो, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। राघव चड्ढा अपनी पार्टी के नाते हमारे लिए कुछ बोले होंगे। राघव चड्ढा के ऊपर जो हमने आरोप लगाए होंगे, उसका अभी मैंने भी देखा क्या क्या। तो हमने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया है, और अगर कुछ होगा राघव पे भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। तो अब राघव सेटल हो जाएंगे आपकी पार्टी में, सब एकदम बढ़िया? अब तो सेटल का हो गए। सेटल होना क्या है, वो हो गए, और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति मर्यादा के अनुसार ये सब लोग अपना एक सफ़र आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप लोग जो भाजपा में, उनको लगता नहीं कि आपका कंपटीशन इन हाउस ही बढ़ता जा रहा है, कि बाकी पार्टियों के लोग भी आ जा रहे हैं? मतलब
मैं जैसे एक नेता के तौर पे कहूँ कि आप सांसद हैं, 7 सांसद और आ गए, अब आप भी, आपके दिल में भी तमन्ना हो सकती है कि मैं मंत्री बनूं, 7 आदमी और आ गया उसमें भी है, तो इन हाउस कंपटीशन नहीं बढ़ गया आपका? देखिए, वैसे भी आपको बता दें कि राजनीति में पहला विरोधी पार्टी में ही होता है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा नेचुरल है। हाँ ये तो है। आप किसी राजनीतिक दल में है ना, तो पहला है आपका, क्योंकि आपका काटेगा तभी तो उसको टिकट मिलेगा। इनकी ये ईमानदारी हमको बहुत पसंद है, ये बात तो बिल्कुल भाई सही है। खुले, इसमें क्या छुपाना है यार अभिनव भाई। हाँ। लेकिन वो एक कंपटीशन है, हम दौड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं जो अच्छे से दौड़ पूरा करेगा, विनर होगा। आपकी दौड़ कब पूरी होगी? हमारी दौड़ बहुत अच्छी चल रही है। 3 बार के एमपी हैं आप। हाँ 3 जी। दफे के। हाँ। कैबिनेट रिसफल होगा? तो आशा में तो सब कोई रहता है। हाँ। मगर मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य था ना राजनीति में आने का, वो पूरा हो रहा है। एवरीडे पूरा हो रहा है। अब तो बस खाली एक सुबह उठते जागते कि আমি এসেছি তোমারো দরবার দয়া করু মা দয়া করু মা আবার বিজেপির ऊपर करुणा विचार। मैं दक्षिणेश्वर काली माँ से, तारा पीठ माँ से, अपनी माँ काली कलकत्ते वाली से, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी एक सपना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाए, जो मुझे एकदम सफल होता हुआ दिख रहा है। अरे भीड़ देख के तो और उत्साह आता होगा, भीड़ तो पर्याप्त, इसमें कैसे आ रही है भीड़? वो भीड़ देख के खुशी नहीं होती है, भीड़ का भाव देख करके खुशी होती है। जब वो पास आते हैं और कहते हैं बीजेपी आसवे, बीजेपी आसचे, तब लगता है कि कितना दिन हो गया आपको बंगाल में? मैं बंगाल में, आपको बंगाल में जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था तब से बंगाल में आ रहा हूँ। वैसे तो आप समझ लीजिए कि मैं 91 से बंगाल में हूँ। আমি এখানে চাকরি করছিলাম, মানে मैं यहाँ नौकरी करता था। আমি একটু বাঙালি বুঝতে পারি। আমি এখানে क्रिकेट খেলছিলাম, राजस्थान क्लब। और देखो, जब मैं जाता हूँ, मैं जा रहा था, कई जगह जाता हूँ, और कोई माँ आती है, कोई किसी बच्चे का पापा आता है, बोलता है मेरे बच्चे को अपने गोद में ले लो, तो मुझे लगता है वो पश्चिम बंगाल का भविष्य दे रहा है हमारी गोद में। और तब मुझे नरेंद्र मोदी जी याद आते हैं, अमित शाह जी याद आते हैं, शुभेंदु दा याद आते हैं, दिलीप घोष याद आते हैं, सुकांत मजुमदार याद आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष याद आते हैं। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब चुनाव, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले शायोनी घोष का इंटरव्यू करके, उनका आरोप है कि आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और फिर जय श्री राम। दिल में मदीना, काबा और आंखों में मदीना वाली, तो वो तो हनुमान चालीसा भी आ रही है। अरे कमाल हो गया। जब पहला फेज का चुनाव नहीं हुआ था तब उनको आ रहा था कि ये दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। जैसे ही 92% वोटिंग हुआ, तुरंत हनुमान चालीसा पे आ गई। इतना जल्दी ऐसा परिवर्तन, यही दिखावा है। बट वो हम काबा के और मदीना के विरोधी नहीं हैं। हमारा ये देख रहे हैं ना पटका, इसमें भगवा भी है, इसमें हरा भी है, इसमें सफ़ेद भी है, थोड़ा ब्लू भी है। हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को ये कहने में संकोच नहीं हुआ कि मेरे दिल में काबा। बट वो कह रही थी कि ये गीत है यहाँ का बहुत पुराना और मैं गुनगुनाती हूँ इसको, इसमें क्या आपत्ति है? वो गीत नहीं है, वो आइडियोलॉजी है। आपको लगता है वो अपीजमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। और उस कारण से वो छोटा मोटा बात नहीं किया। जो सयानी घोष जी हैं, वो टीएमसी के तरफ से पूरी भाषण देती हैं। स्टार प्रचारक, शी इज स्टार प्रचारक एंड शी इज फेस ऑफ द टीएमसी बहुत तरह से। तो उनका ये कहना कि दिल में काबा और आंखों में मदीना, बाकी काली माँ किधर गई, स्वामी विवेकानंद जी किधर गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी किधर गए, बंकिम चंद्र चटर्जी किधर गए, वंदे मातरम किधर गया?
नहीं, वो तो फिर कह रही हैं कि मैं अगले लाइन में जो है कृष्ण भक्त गीत भी गाती हूँ, लेकिन आप लोग उसकी चर्चा नहीं करते। नहीं नहीं, हम तो बहुत ध्यान से पूरा लंबा सुन रहे थे, शायद आ जाए। हम तो सोच रहे थे ठीक है, दिल में काबा है तो आंखों में काशी हो जाता, काली माँ हो जाता, नहीं आया। और यही एपिजमेंट है जिसके कारण पश्चिम बंगाल ने सोच लिया है कि अब टीएमसी नहीं चलेगा। एक चीज़ और मुझे बता दो, और इतनी रात को हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तकरीबन 2 बज रहा है, और नहीं, मेरा ये टाइम रोज का है, इसी टाइम में मैं क्षेत्र से आता हूँ, और हमारे लिए आपके लिए भी नया नहीं होगा, आपको बिल्कुल मैं हम तो देख रहा पहले हूँ। भी हाँ, आपको तो हर जगह देखता हूँ, बल्कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका चैनल बहुत, हम लोग रोज हम एक बार देख ही लेते हैं। शुक्रिया। तो आप मेहनत करते हो, 2 सवा 2 बजे कुछ नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा आज दिन भर क्या किए, कल क्या करना है, कल आखिरी दिन है जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल, चुनाव और कल प्रचार आपकी का। पूरी यात्राएं लगी हमारी हुई। रोड शो है और हर आदमी अपनी तैयारी में होगा। हम इस समय सोच रहे होते हैं कि कल हमें क्या बात करनी है, अच्छा, कल हमें और कौन सा विषय रखना है। आपको पता है, आज मैं स्टडी कर रहा था कि पिछले 15 साल के शासन में टीएमसी ने एक नया ब्रिज या एलिवेटेड रोड या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है। सिर्फ 2, एक पुल जो गिर गया था, मतलब जितना जो भी काम था ना, वो इनके सरकार के पहले जो अलॉट हो गया था उसी को, वही काम पूरे हुए हैं। टीएमसी गवर्नमेंट के द्वारा एक भी काम नहीं हुआ है। एक पुल गिरा था और एक पुल गिरने वाला था, वो 2 काम जो पहले से ही था वो इस समय किया TMC गया तो है दावा करती है महा फ्लाईओवर और ये सब हमने बनवाया। ना। मैं आज दावे से कह रहा हूं आपको कि ये सब काम पहले के हैं। इनके 15 साल के सरकार में कट मनी सिंडिकेट और ये सब तुष्टीकरण और इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना, बहु बेटियों पे अत्याचार करना, हमने उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने गीत गाया है कि माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। दीदी तब दरिंदों के साथ खड़ी थी, भूल न जाना आरजी कर, डॉक्टर बेटी की आह, संदेश खाली की सड़कों पे बहनें हुई तबाह। लोग खड़े थे सड़कों पर दीदी थी बेपरवाह। तब दीदी दरिंदों के साथ खड़ी थी, अब भरो हुंकार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। ये गाना आपने इस बार लिखा? सर मैंने लिखा, मैंने गाया, और अभी मैं देख रहा हूँ कि उसको 40 लाख के ऊपर लोग देख चुके हैं। हम एक गिलहरी प्रयास करते हैं, सब कोई अपनी अपनी बात करता है। हम भी अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और लोगों के सेवा के लिए जो मैं आया हूँ करते रहता हूँ। मगर मैं आपको बताऊं, 92% वोट, ये अपने आप में संकेत है कि बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, इसको लेकर के जो बहुत सारे देश के आम नागरिक हैं उनकी बड़ी मजबूत राय है। ये पीक बॉयज़ मूवमेंट वाला होता है कि आदमी खेलते खेलते बैट चलाने लगता है, दौड़ते दौड़ते बॉलिंग करने लगता है। देर से आप हमको घुमा अच्छा, रहे हैं। आपका क्रिकेट का जो है तारीफ जो है ना, एक आपके विरोधी पार्टी के नेता कर रहे थे मेरे से। मैंने पूछा कौन कौन एमपी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने 2-4 नाम लिए, उसमें बोले मनोज भाई बढ़िया खेलते हैं। कौन थे वो? दीपेंद्र हुड्डा। अरे दीपेंद्र भाई, वो बहुत, हमारी उनसे काफ़ी दोस्ती है। तो आप लोग साथ में खेलते भी हो? देखो, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं आज तक सांसद रहते हुए 3री बार सांसद हूँ, मैं आज तक किसी व्यक्ति से अगर 1-to-1 नहीं बात कर पाया हूँ, सामने आने के बाद भी उसने नहीं देखा, तो वो 2 ही व्यक्ति हैं, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी। अच्छा।
अभिषेक बनर्जी का पता नहीं क्या गुरूर है भाई, और वो गुरूर मुझे दिखता है यहाँ पे जब आदमी देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहा है 4 मई को यहाँ पे, क्या बाप के बेटे अपने, मैं ऊपर वाले को ध्यान रखता हूँ, माँ काली को याद करता हूँ, माँ ए रकम बोल, ए रकम भाषा। तो पश्चिम बंगाल की जनता ना वो उसका पहले फेज में भी जवाब दिया है अभिनव भाई, और दूसरे फेज में भी जवाब। जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि ए दीदी, तो उस भाषा को भी तो फिर उस कैटेगरी में देखा जाता है कि भाई ओहो, वो तो उन्होंने बहुत प्रेम से बोला। जैसे क्या, जैसे खान पान का राज्यों में अंतर हो जाता है ना, वैसे बोली का भी अंतर है। तो हो सकता है कि वो उनको नहीं पता कि यहाँ ए दीदी कहने का क्या मतलब होता है, बट वो हमारे यहाँ तो कहते हैं ए भैया, ए बाबू, ए दीदी। यहाँ पे कुछ उसका दूसरा अर्थ हुआ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, हमारी भाषा में। मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं वो आम नागरिक की तरफ से पूछना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी के क्या दाम लग चुका है क्या? हर जगह फ्रीबीज बांटने का एकदम कल्चर सा आ गया है। बिहार में 10,000, असम में पैसा, यहाँ वो 1500 दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 3000 देंगे, जबकि बीजेपी और आप लोग तो इसके कितना विरोध करते थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो। नहीं, हमने कभी फ्री बीज का विरोध नहीं किया। देखिए, संवैधानिक रूप से एक स्टेट वेलफेयर फंड होता है, ठीक है। हर स्टेट में एक जो वित्तीय जो खजाना है उसका एक निश्चित % आप इस तरह से स्टेट वेलफेयर में दे सकते हैं, ठीक है, लोगों के जीवन को उठाने के लिए। कोई गरीब महिला है, हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि पहले तो जो कहो वो करो। अरविंद केजरीवाल ने तो जो कहा वो करने से कोई मतलब ही नहीं भाई, जो आपको करना हो कर लो, हम नहीं करेंगे। यहां ममता दीदी ने, क्या यहां पे अभी भी आयुष्मान योजना नहीं लागू है? 5 लाख रुपए का इलाज का क्या है, गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज मिल जाएगा तो क्या होगा? 4 मई को शुरू होगा, अब देखिए क्या क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आती है, आप लोग तो भाई पार्लियामेंटेरियन है और सब आपके आंखों के सामने से होता है बजट से पहले। उस सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया इस बार कि जिस तरीके का फ्रीबी कल्चर देश में बढ़ रहा है, ये देश के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए कि जो डायरेक्ट कैश या फंड ट्रांसफरिंग है, इसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में मद में पैसा कम हो रहा है और इस मद में ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि ये दिख रहा है कि भाई आपने बिहार में रोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हज़ार दिया, आपको बम्पर वोट मिले। महाराष्ट्र इसी का उदाहरण था। आप झारखंड में जो सरकार बनी वो मैया उनका जो सम्मान योजना था, कहते हैं कि उसकी वजह से बनी। बट उन्होंने मैया योजना नहीं शुरू किया। आप हेमंत भाई की बात कर रहे हैं, हेमंत जी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने मैया योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात थी, उन्होंने नहीं किया है। आज झारखंड की जनता, मैं उस पे नहीं कर, मैं कह रहा हूँ दे, लेकिन हमने तो ये दिया जो ना। प्रॉमिसेस हो रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा ध्यान डेवलपमेंट के नहीं? उस पे देखो अभिनव भाई, वो जो आप कह रहे हैं ना, उसकी एक प्लानिंग है। जब तक आप टेबल पे प्लान नहीं करेंगे कि आपका बजट क्या है, उसमें कितना वेलफेयर स्टेट में जाएगा, कितना डेवलपमेंट में जाएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, कितना ब्रिज में जाएगा, कितना हेल्थ में जाएगा, कितना एजुकेशन में, आप प्लान नहीं करेंगे तो आप औंधे मुंह गिरेंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो बनाने के पहले 2-2, 2.5 महीने रगड़ते हैं हम लोग, और हर सांसद हो, विधायक हो, अर्थशास्त्र का गुणी हो, वो सब लोगों का विचार आता है उसमें। हमारा बजट क्या था, इस समय बजट क्या है, कर्ज कितना है, इस कर्ज को हम कितना दिन में पूरा कर लेंगे। इतना कुछ करके तो बीजेपी वादा करती है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है जो पूरी होने की गारंटी है। चलिए, किसकी गारंटी पूरी होगी, किसकी नहीं पूरी होगी, और किसके दावों में दम है, किसके वादों पे जनता यकीन करेगी, 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन मनोज तिवारी बहुत खुल करके बात करते हैं हमेशा, जब भी इनका इंटरव्यू लेने आता हूँ, और हर तरीके के सवालों का सामना करते हैं। और मैं इनको देखता हूँ कि कोई भी चुनाव हो, आप इनके समर्थक हो सकते हैं, इनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी चुनाव में इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्राउड पुलर हैं।
जहाँ भी जाते हैं हिंदी भाषी लोग होते हैं, जहाँ पे भोजपुरी सुनने वाले लोग होते हैं, इनको बड़ी संख्या में देखने सुनने को आते हैं। मैं इनके बहुत सारे रोड शोज देख रहा था। अरे एक आपको दिन बहुत तो सारी रोड शो में ना शुभकामनाएं। गाना लगा दिया, हम लोग जा रहे थे और गाना लगा दिया वो बगल वाली जान बरेली, और बारात जा रही थी और हम लोग का रोड शो जा रहा था, हमें डांस करना पड़ा वहाँ। अब थोड़े दिन में आएगा तो उसको कृपया बुरा न माने, लेकिन जनता के अनुसार चलना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। शुक्रिया।